तो आज एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे वेव्स के बारे में। तो तुम लोगों को एक चीज बता देता हूँ, क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। क्लासिकल फिजिक्स में पार्टिकल is only treated as particle and wave is only treated as wave। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में क्या बताया जाता है, पार्टिकल के पास वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। वेव के पास वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। तो क्वांटम थ्योरी में आपका डुअल नेचर होता है। क्वांटम थ्योरी में आपका डुअल नेचर के बारे में बताया जाता है। जैसे लाइट है, लाइट का मीनिंग तो तुम लोग जानते हो वेव, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी लाइट आपका पार्टिकल भी है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। लाइट हैज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, तुम लोगों को पता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी होता है। इलेक्ट्रॉन also have dual nature। ठीक है, ये क्लासिकल फिजिक्स किसके ऊपर बेस्ड है, न्यूटन मैकेनिक्स के ऊपर। क्लासिकल फिजिक्स बेस्ड है न्यूटन मैकेनिक्स के ऊपर, एंड क्वांटम फिजिक्स बेस्ड है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का जो फंडामेंटल क्या होता है, स्क्रोडिंजर इक्वेशन। क्वांटम फिजिक्स बेस्ड है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअली बेस्ड है किसके ऊपर, क्या डाउट है जल्दी बताओ। सही, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कैसे शो किया गया था? ये इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो अभी स्टार्टिंग है। यस सर। इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे स्क्रोडिंजर इक्वेशन। अच्छा, इस चैप्टर में एक्चुअली में हम क्या पढ़ने वाले क्या, देखो ये जो लाइट के पास वेव नेचर होता है, ये हम लोगों को बहुत दिन से पता है। लेकिन लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर होता है, ये हमें पता है। इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी होता है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा हो गया बेसिक क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। अब देखो, सबसे पहले हमें जानना है वेव के बारे में। पार्टिकल मतलब तुम समझ सकते हो जिसके पास मास है। ठीक है, पार्टिकल मतलब समझ सकते हो जिसके पास मास है। वेव अलग चीज है। वेव बताओ क्या क्या होता है वेव। डिस्टरबेंस, वेव में डिस्टरबेंस होता है पार्टिकल्स का। हाँ 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 हाँ, एक डिस्टरबेंस होता है। जैसे
एक रस्सी को ले लो, रस्सी को दो वॉल के बीच में उसको सर बांध दो। हाँ बता। ये सब वो जैसे वाटर में सर वो पानी के वेव्स दिखती हैं वैसे ही डिस्टर्बेंस। हाँ हाँ हाँ। एक रस्सी को लेके, या तो जो रस्सी तुम, जिस रस्सी पे तुम लोग घर में कपड़े सुखाते हो, ठीक है, अब उस रस्सी में जाके जोर से तुम स्ट्राइक करना। एक एक कॉर्नर पे जाके या एक साइड में जाके, मतलब एक टर्मिनल पॉइंट पे जाके रस्सी को अगर जोर से स्ट्राइक करोगे तो क्या होगा, वेव जनरेट होगा। जैसा वेव आपका समुद्र में जनरेट होता है, ऐसा ही छोटा, बहुत ही छोटा सा वेव जनरेट होगा। ठीक है, अब बताओ, जब ये जो वेव है, ड्यू टू दिस वेव मैटर ट्रांसफर होता है क्या? ड्यू टू नो दिस सर, मैटर ट्रांसफर होता है क्या? नहीं होता है, मैटर नो ट्रांसफर नहीं होता है, नो सर। एनर्जी ट्रांसफर होता है। ठीक है, वेव के कारण मैटर ट्रांसफर कभी नहीं होता है, सिर्फ क्या ट्रांसफर होता है, एनर्जी, और एक पॉइंट से और एक पॉइंट पे ट्रांसफर होता है, एनर्जी एक पॉइंट से और एक पॉइंट पे ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये तो शायद सब लोगों को पता ही होगा। जब रस्सी को तुम स्ट्राइक करोगे, जिस जगह पे तुम स्ट्राइक करते हो उस जगह का मास और एक कॉर्नर पे जाके चला, और एक कॉर्नर पे चला जाता है कि ऐसा नहीं होता है ना? तुम जहां पे स्ट्राइक करते हो उस जगह का मास वहीं पे रहता है, वो अपना जगह चेंज नहीं करता है। वहां पे जो पार्टिकल है वो अपना जगह चेंज नहीं करता है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये वेव का अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगा, ये वेव मोशन is a means of transferring energy from one point to another point without any actual transportation of matter between these points। ठीक है, ये हो गया वेव का डेफिनेशन। अब देखो, वेव को ग्राफिकली, इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। वेव को ग्राफिकली समझाने के लिए ऐसा कुछ प्लॉट हम लोग यूज करते हैं। Assume this is vibrating source। ये मान लो एक रस्सी है, जो भी चीज है, कुछ भी है, वायर है, इसको अगर यहाँ पे एनर्जी दोगे तो ऐसा अब वेव जनरेट होगा। ऐसा होता जाएगा। ठीक है, अब देखो, इसको हम बोलेंगे प्रोपगेशन। अब तुम लोगों ने बहुत सारा टर्म्स पहले पढ़ लिया है वेव के बारे में। टेल मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेवलेंथ? अच्छा, ये जो मैक्सिमम पॉइंट है इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, इसको हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, कोई मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेवलेंथ? ये सब डेफिनेशन तुम लोगों ने शायद फिजिक्स में कहीं पे
पढ़ा होगा पहले। सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय Sir, distance traveled by two एक successive crests or troughs. अच्छा देखो, ये जो इस ग्रीन पॉइंट से इस ग्रीन पॉइंट तक, इसको हम बोलते हैं वन कंप्लीट ऑस्किलेशन। इस ग्रीन पॉइंट से इस ग्रीन पॉइंट को हम बोलते हैं वन कंप्लीट ऑस्किलेशन। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। यहां से यहां तक ये पूरा, दिस इज वन कंप्लीट ऑस्किलेशन, दिस इज अनदर कंप्लीट ऑस्किलेशन। This is another complete oscillation। तो मैंने अभी जो यहाँ पे वेव बनाए हैं, यहाँ पे टोटल तीन कंप्लीट ऑस्किलेशन है। ठीक है, तो वेवलेंथ का जो एक्चुअल डेफिनेशन है, डिस्टेंस traveled in one complete oscillation या वाइब्रेशन। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस होगा ये लैम्डा होगा। वेवलेंथ को हम लैम्डा के फॉर्म में दिखाते हैं। अब यहां से ये जो क्रेस्ट है, यहां से यहां तक डिस्टेंस भी आपका लैम्डा होगा। ये जो ट्रफ है, एक ट्रफ से और एक ट्रफ तक डिस्टेंस भी आपका लैम्डा होगा। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, द डिस्टेंस बिटवीन टू adjacent crest or trough of wave। ठीक है, अच्छा तुम लोगों को मैं ये बता रहा हूँ, क्लास खत्म होने के बाद 2 घंटे तक अगर किसी का नोट्स नहीं आता है मेरे व्हाट्सएप में, मैं नेक्स्ट दिन क्लास में अलाउ नहीं करूंगा। ये रोज का हैबिट होना चाहिए। रोज क्लास के बाद 2 घंटे के अंदर मुझे क्लास नोट्स भेजना है। अगर कोई भी भेजने में फेल करता है तो मैं उसको नेक्स्ट दिन क्लास में अलाउ नहीं करूंगा। और क्लास नोट प्रॉपर होना चाहिए, रेड ब्लू ब्लैक, ये तीनों पेन यूज करना है। सही है। वेवलेंथ में जो जो ग्रीन वाली सर स्ट्रेट लाइन है, ये तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना ये वेव का। तो क्या होगा? सही, जो ग्रीन लाइन है स्ट्रेट वाली, ये तो सर डिस्प्लेसमेंट होगा वेव का। कोई डिस्टेंस तो वेव की सही कर्व में जो जा रही है वो होना चाहिए। नहीं, डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ डिस्टेंस यहाँ पे। यही एक्चुअली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही है। वेव एक्चुअली में नेट कहाँ से कहाँ तक गया है, कहाँ चला गया ये इनिशियल से फाइनल स्ट्रेट। हाँ, एक मिनट गायब हो गया। हाँ, ये वेव यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक गया है। यस सर। ओके, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन कंप्लीट ऑस्किलेशन। तो ये हो गया वेवलेंथ का डेफिनेशन। इसका तो यूनिट होगा जस्ट एज द यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर। तो मैं इसको अभी डिलीट कर रहा हूं। तुम लोग स्क्रीनशॉट खींच के रखो या लिख के रखो, कुछ करो।
Now what is the meaning of time period? टाइम पीरियड को हम लिखते हैं कैपिटल टी से। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है? Time taken to one सर oscillation. एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लिया गया? टाइम पीरियड। टाइम फॉर वन कंप्लीट ऑस्किलेशन। ठीक है। अच्छा मान लो स्पीड ऑफ वेव है कैपिटल सी, वेवलेंथ है लैम्डा, टाइम पीरियड है टी। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? C इक्वल्स टू लैम्डा बाई टी। हाँ, C इज इक्वल्स टू होगा लैम्डा बाई टी। वेलोसिटी मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? जल्दी बताओ। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो टाइम पीरियड हो गया, उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। जल्दी से इनको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी? So number of number of oscillation in a period of time. इन्हें पीरियड ऑफ टाइम नहीं, पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ कंप्लीट ऑस्किलेशंस पर यूनिट टाइम। अच्छा ये बताओ, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा, इनके बीच में क्या होता है रिलेशन? C इक्वल्स टू लैम्डा एफ। C इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। ये सबको पता होगा या मैं इसको करके दूं? ये सबको पता होगा या मैं इसको करके दूं? तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ सबको पता है, इसलिए मैं इसको कर नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट है वेव नंबर। वेव नंबर को हम लिखते हैं ऐसे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेव नंबर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेव नंबर? किसी को पता है क्या? एक चीज तुम लोग को बता देता हूँ, ये वेलोसिटी इज इक्वल्स टू
फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा हुआ है एक पर्टिकुलर वेव के लिए। जैसे लाइट है, लाइट के लिए वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट है। अब लाइट के अंदर विजिबल लाइट आता है, यूवी रेज आता है, गामा आता है, एक्सरे आता है, सारे लेकिन लाइट है, सबका वेलोसिटी सेम है, लेकिन उनका फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ अलग अलग होता है। ये चीज कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट है, ये चेंज होता है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा लैम्डा घटेगा। ठीक है, जो वेव नंबर के बारे में बताओ, किसी को तो पता है तो। इसका मीनिंग है नंबर ऑफ वेवलेंथ या नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ। जब मान लो वेव लेंथ है लैम्डा, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लैम्डा मीटर, वेवलेंथ है लैम्डा मीटर। तो लैम्डा मीटर मतलब वन वेव, मतलब लैम्डा मीटर में आपका वन वेव हो रहा है, तो 1 मीटर में कितना वेव होगा? 1/लैम्डा वेव। डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे देखो 1 मीटर में कितना वेव हो रहा है? 1/लैम्डा वेव। तो ये आपका हो जाएगा वेव नंबर। तो वेव नंबर इज इक्वल टू होता है 1/लैम्डा। वेव नंबर होता है इज इक्वल टू 1/लैम्डा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? हाइट ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ is called amplitude. ठीक है, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम लोग क्या लिखोगे? अगर मान लो तुम यहाँ पे ये जो वाइब्रेटिंग सोर्स है इसको अगर ज्यादा एनर्जी से वाइब्रेट करोगे, अगर ज्यादा एनर्जी से वाइब्रेट करोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर वाइब्रेटिंग सोर्स को ज्यादा एनर्जी से वाइब्रेट करोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ वेव प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी ऑफ वेव प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। हो गया? तो ये हो गया थोड़ा बेसिक आइडिया अबाउट वेव। तो मैं जल्दी से पूछ लेता हूँ तुम लोगों से। अनुज गुप्ता बताओ, what is the meaning of time period? The number time required to complete one oscillation. आरची साहू बताओ, what is the definition of frequency? Of complete oscillation per unit time.
number of complete oscillations per unit time. हाँ, इसके बाद देखो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट बट छोटा सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन आ गया अभी? देखो इसके बारे में हमें डिटेल में नहीं जानना है, शॉर्ट में जानना है। यहाँ पे देखो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब यहाँ पे हम सोचेंगे लाइट। देखो तुम लोग क्या सोचते हो, लाइट मतलब सोचते हो विजिबल लाइट, लेकिन लाइट मतलब बहुत कुछ हो सकता है, एक्सरे हो सकता है, इंफ्रारेड हो सकता है, अल्ट्रावायलेट हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, लाइट इज also a type of wave which is known as electromagnetic wave। EMW का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये एक्चुअली में है क्या, इसका कुछ हम लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका देखो जो मेन पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो नाम के अंदर ही तुम्हें दो चीज पता हो रहा है, इलेक्ट्रिक का कुछ बात है एंड मैग्नेटिक का कुछ बात है, ठीक है। एक्चुअली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से बना होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता रहता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से बना होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता रहता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। मैं लिखता हूँ, एक मिनट। गौतम कुमार these consist of electric field and magnetic field that oscillate in the direction perpendicular to each other and to the direction in which the wave propagates। मतलब दोनों, देखो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते करते फॉरवर्ड जाएगा।
ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑस्किलेट करते करते फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए इसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव do not require any medium, do not require any medium to propagate. Do not require any medium to propagate. Next देखो, next point, इनका स्पीड होता है सेम एज दैट ऑफ लाइट, बिकॉज ये लाइट ही तो होता है, सेम स्पीड सेम एज दैट ऑफ। सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक हाँ, सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर क्यों होते हैं? परपेंडिकुलर क्यों नहीं? वही तो उसका नेचर है, वो तो इनहेरेंट होता है उसका प्रॉपर्टी। वहां पे क्यों परपेंडिकुलर ये क्वेश्चन नहीं है, वो परपेंडिकुलर है इसलिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए तो उसका स्पेशल नेचर है। अगर वो मान लो 60 डिग्री हो जाता या 30 डिग्री हो जाता तो उसका पूरा नेचर ही अलग हो जाता, ठीक है। और बाकी इसके बारे में तुमको डिटेल में फिजिक्स वाले सर बता पाएंगे अच्छे से, ठीक है। यस सर। तो ये हो गया यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, मैं अभी एक इमेज अपलोड करने वाला हूँ, इसको जरा देखना। अरे तुम लोगों को ये स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। अच्छा, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का डायग्राम दिया है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो हम बात कर रहे हैं उसमें क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या रहता है वो दिया है, ठीक है। मैं थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब ये आपका विजिबल लाइट है, यूवी लाइट है, उसके बाद IR है, एक्सरे है, गामा है, कॉस्मिक रे है, ये सब कुछ है। अब देखो यहाँ पे जो डायग्राम दिया है, लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड जा रहे हैं, लैम्डा क्या हो रहा है, लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या होगा, एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा। यस सर। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से होंगे? कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज होंगे आपका हाईएस्ट एनर्जी वाले। तो तुम लोगों को यहाँ पे इसका सीक्वेंस थोड़ा अच्छे से याद रखना है। क्या करोगे, लोअर रीजन से हायर रीजन तक याद रखोगे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इसको याद करोगे IR। देखो यूवी एंड विजिबल में ऑब्वियसली यूवी का एनर्जी ज्यादा होगा। यूवी तो हम लोगों के लिए हानिकारक होता है, तुम लोगों को पता ही है, स्किन को जला देता है। जला क्यों देता है? बिकॉज यूवी का एनर्जी ज्यादा होता है। सही है, वैक्यूम यूवी और यूवी में डिफरेंस?
सही है, वैक्यूम यूवी और वैक्यूम, यूवी में डिफरेंस। अच्छा वैक्यूम यूवी मतलब तुम्हारा देखो, अभी जो यहाँ पे ये जो यूवी का बात कर रहे हैं, जो अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो यूवी पहुंचता है, और एक यूवी क्या है जो जो सन से अर्थ के बीच में जो वैक्यूम है, वहां पे जो यूवी का नेचर है वो उसको हम बोलेंगे वैक्यूम यूवी, ठीक है। यस सर। क्योंकि सन से अर्थ के बीच में आपका वैक्यूम है। तो ये अच्छे से याद रखना। यूवी के बाद, अगर वैक्यूम यूवी को याद नहीं रखोगे कोई दिक्कत नहीं। यूवी के बाद एक्सरे है, उसके बाद गामा है, उसके बाद कॉस्मिक रेज, ठीक है। सबसे पहले है रेडियो वेव, उसके बाद है माइक्रोवेव, उसके बाद आईआर, उसके बाद विजिबल, उसके बाद यूवी, उसके बाद एक्सरे, गामा, कॉस्मिक रे। इन सबका एनर्जी बहुत हाई होता है। सन से जो लाइट आता है उसमें, उसके अंदर ये सब भी होता है, लेकिन अगर ये सब धरती के ऊपर आ जाएगा तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसा लेयर वगैरह रहता है जो ये सारे कॉस्मिक रेज, गामा रेज, इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। यूवी को कौन एब्जॉर्ब करता है? ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को तुम लोग कॉपी में बना लोगे, इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसके बाद चलो पढ़ते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखो, जैसे कोई एटम है या मॉलिक्यूल है, एटम या मॉलिक्यूल को अगर तुम उसके ऊपर अगर तुम लाइट पास करोगे या लाइट इंसिडेंट करोगे तो एटम मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एटम या मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पे देखो, ये जो लाइट एब्जॉर्ब होगा, ये लाइट एब्जॉर्ब होगा, ये डिस्क्रीट क्वांटिटीज में होगा, स्मॉल पैकेट्स में होगा, कोई आर्बिटरी अमाउंट में नहीं होगा। यहाँ पे देखो, ये जो क्वांटम है, क्वांटम का मीनिंग समझो। यहाँ पे क्वांटम एक्चुअली में क्या है?
तो जैसे ये आपका एक ब्रिक है, ऐसा ही और एक ब्रिक है और एक ब्रिक है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रिक मिलके आपका वॉल बनेगा। तो हर एक ब्रिक का अगर एटम लाइट एब्जॉर्ब करेगा, वो लाइट एमिट भी कर देगा। लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद वो आपका एक्साइटेड हो जाएगा। तो कोई सा भी चीज एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता है, थोड़ी देर बाद वो उसको छोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हर एक ब्रिक का मास क्या होगा, सेम होगा। मान लो हर एक ब्रिक का मास है 5 किलोग्राम। यहाँ पे देखो दो इंपॉर्टेंट बात होगा, एक तो होगा क्वांटम और एक आपका होगा फोटोन। क्वांटम एंड फोटोन। एक्चुअली ये जो लाइट होता है, लाइट आपका फोटोन से बना होता है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ये बताया गया था, लाइट फोटोन नाम का पार्टिकल से बना होता है। तो ये आपका मान लो एक एक फोटोन पार्टिकल है, फोटोन पार्टिकल। अब हर एक फोटोन पार्टिकल के पास कुछ ना एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी है। सबके पास ये एनर्जी है, ई। ठीक है, अब कंपेयर करो। हियर यू कैन कंपेयर फोटोन टू ब्रिक एंड एनर्जी टू मास। ठीक है, यहाँ पे ये जो एनर्जी है, फोटोन का जो एनर्जी है, उसको हम बोलेंगे क्वांटम। तो क्वांटम एंड फोटोन के बीच में क्या डिफरेंस समझ सकते हो? देखो, फोटोन क्या है? फोटोन लाइट का पार्टिकल है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ये बताया जाता है लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव नहीं होता। ये एक थ्योरी है, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है, और वो पार्टिकल क्या होता है? तो पार्टिकल आपका होता है फोटॉन्स। ठीक है, अब फोटॉन्स, हर एक फोटोन के पास एनर्जी सेम ही होगा, और वो जो एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं क्वांटम। ठीक है, तो फोटोन का और एक नाम होता है स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फोटोन को हम बोलते हैं स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अभी। लाइट इज मेड अप of elementary particles known as photons. Light is made up of elementary particles known as photons. Each photon has definite energy, because to E लिख रहा हूं। Each photon has definite energy, and this energy is equals to h nu. Energy of photon is equals to h nu. यहाँ पे h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ पे h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है 6.626।
10⁻34। अच्छा, एनर्जी का यूनिट क्या है एसआई में? जूल है। जूल। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? सेकंड इनवर्स। तो एच का Yes, sir. यूनिट क्या हो जाएगा? जूल इनटू जूल सेकंड। जूल सेकंड। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखना है प्लैंक्स कांस्टेंट का। तो लाइट इज, देखो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, लाइट इज मेड अप ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल्स नोन एज फोटोन। ईच फोटोन हैज डेफिनिट एनर्जी, और ये एनर्जी क्या है? इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, इसके बाद देखो फोटोन यहाँ पे क्या है? एलिमेंटरी पार्टिकल है। मान लो यहाँ पे एक बॉडी है, और यहाँ पे और एक बॉडी है। मान लो ये बॉडी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है इस बॉडी को। हंड्रेड फोटोन का ट्रांसफर किया है। यहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या 99.1 फोटोन ट्रांसफर होगा या 87.5 फोटोन ट्रांसफर होगा? ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? जो फोटोन ट्रांसफर होगा वो कभी फ्रैक्शन में या डेसिमल में हो सकता है क्या? जो फोटोन ट्रांसफर होगा वो फ्रैक्शन में या डेसिमल में हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। बाकी लोग बताओ, हो सकता है नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। नो सर। बाकी लोग जल्दी से बताओ। नो जो सर। फोटोन है, फोटोन No, फ्रैक्शन में sir. ट्रांसफर नहीं हो सकता, बिकॉज फोटोन यहाँ पे क्या है? एलिमेंटरी पार्टिकल है, उसको तुम फर्दर तोड़ नहीं सकते हो। फोटोन को तुम फर्दर तोड़ नहीं सकते हो, मतलब जो फोटोन का ट्रांसफर होगा वो होल नंबर में होगा। जो फोटोन का ट्रांसफर होगा वो आपका होल नंबर में होगा। अच्छा, होल नंबर में नेगेटिव भी आता है क्या? नो सर। सिर्फ पॉजिटिव वाले आते हैं ना? यस सर, 0 to infinite। अच्छा, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मुझे नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, the body can emit or absorb energy only in इसको लिख सकते हैं the body can emit or absorb energy only by transferring whole number of photons। इसी को हम और एक तरीके से लिख सकते हैं स्टेटमेंट को, a body can emit or absorb energy only in terms of integer multiple of quantum। इंटीजर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। देखो मैंने क्या बोला था, फोटोन के पास जो एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं क्वांटम। तो यहाँ पे जो ई है, ई को हम बोल सकते हैं क्वांटम।
यहाँ पे क्या लिखा है, बॉडी कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन टर्म्स ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल रिप्रेजेंट है E इज इक्वल टू एन एच न्यू। यहाँ पे E क्या है? E का मीनिंग है ट्रांसफर्ड एनर्जी। यहाँ पे E इज नॉट द एनर्जी ऑफ फोटोन, यहाँ पे E का मीनिंग है ट्रांसफर्ड एनर्जी। और n क्या है? n आपका यहाँ पे है नंबर ऑफ फोटॉन्स। n यहाँ पे आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स, n का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये हो गया, बॉडी कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी एज h न्यू एब्जॉर्ब कर सकता है, इमिट कर सकता है, 2h न्यू कर सकता है, 3h न्यू कर सकता है, ऐसे ऐसे। लेकिन कभी भी 1.5h न्यू नहीं कर सकता, 1.1h न्यू नहीं कर सकता, 4.5h न्यू नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे होगा, होल नंबर में होगा, ठीक है। इंटीजर मल्टीपल ऑफ क्वांटम, इस फॉर्म में एनर्जी आपका ट्रांसफर होगा। तो जल्दी से मुझे गौतम कुमार बताओ, व्हाट आर द Yes, sir. इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। Yes, sir. So light is made up of particles known as photon. तुम देख देख के मत बोलो, जो समझा है वो बताओ। No, sir. देख के नहीं बोल रहे। तो मेरा लाइन बता रहे हो तुम, लाइट इज मेड अप ऑफ, जो मैंने लाइन लिखा है वही तुम बता रहे हो। No, सर ये नहीं बताया था हमने। लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन, और सर वो फॉर्मूला है E is equal to hv, h is plan। थोड़ा अच्छे से फील से बताओ ना, ये अनुज गुप्ता बताओ। Yes, sir. So light is made up of photons. Each photon has a discrete. Each photon has a discrete energy, and whenever any light is absorbed, or then the photons are transferred in whole numbers if they are absorbed or emitted. रोहंग बताओ, रोहंग। सर हेलो। हाँ बताओ बताओ। सर हर sir, a body that emits the protons is when it transfers in, it is in the whole number, and each proton has a limited amount or defined amount of energy. Or sir इंटीजर में होता है वो, और अच्छा सर आर्यन बताओ। हाँ ठीक है, हाँ सही बोल रहे हो। आर्यन बताओ, आर्यन। यस सर। सर लाइट, सर जो प्लैंक ने ये कहा था कि लाइट मतलब एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स की स्ट्रीम से बनी हुई, जिनमें फोटॉन्स उनके एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, और फोटॉन्स के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जिनको हम क्वांटा कहते हैं। और प्लैंक ने कहा था E इक्वल्स टू h न्यू, मतलब एक पर्टिकुलर फोटोन की एनर्जी है जिसमें h प्लैंक्स कांस्टेंट है और उसकी न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है। और ये जो एनर्जी ट्रांसफर होती है एक फोटोन से दूसरे फोटोन में, ये ट्रांसफर एनर्जी मतलब मल्टीपल नंबर्स, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल नंबर्स में होती है। मतलब जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या एमिट होता है वो इंटीग्रल। और व्हाट इज द डिफरेंस, क्वांटम का मीनिंग एक्चुअली क्या है? क्वांटम का मीनिंग एनर्जी है सर। एनर्जी ऑफ फोटोन। हाँ
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, कल मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो थैंक यू, बाय। अच्छा, मोल फोटॉन्स सर एक डाउट, बोला। सर जो फोटॉन्स की एनर्जी सर वो होती है, वो हम लोग को महसूस क्यों नहीं होती? मैसेज होता तो है, वही तो लाइट जो है, वही लाइट का नहीं तो फोटोन है। अब तुम्हारे घर में जो लाइट है उसमें तो बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोटॉन्स है। तुम एक फोटोन का एनर्जी का, एक फोटोन को तुम कैसे अलग से सेपरेट करोगे? अगर एक फोटोन को अलग से सेपरेट करना पॉसिबल है, देन यू विल बी एबल टू फील द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। लेकिन अभी जो तुम फील कर रहे हो, दैट इज एनर्जी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ Infinite. फोटोन। ठीक है, ये ध्यान सही रखना। फोटॉन्स बताओ, सही फोटॉन्स थियोरेटिकली होते हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इसके बाद तो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसमें बताया गया है फोटोन जो होता है वो एक्चुअली में होता है। सर लेकिन ठीक जो है। न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी, उसमें बोला था कि फोटॉन्स मतलब वो एक कॉर्पस्कुलर नाम की स्ट्रीम होती है, तो हाँ, मतलब एनर्जी ऑफ लाइट। अच्छा। सर वो भी फोटॉन्स का ही था वो भी? कौन सा थ्योरी? वो थ्योरी एक्चुअली वो थ्योरी मुझे नहीं पता, तुम इसके बारे में बता रहे हो। सर वो इसके बारे कॉर्पस्कुलर में मुझे थ्योरी। नहीं पता। अच्छा, नहीं, मुझे अभी आइडिया नहीं है इसके बारे में। यस सर। जब ये अगर लाइट के अंदर ब्राइटनेस बढ़ता है मतलब ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स हो जाता है। यस ज्यादा सर। ब्राइटनेस मतलब ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है। अच्छा, इन सारे चीज को हम डिटेल में बाद में देखेंगे, इस चैप्टर में ऐसे भी होगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, यस नेक्स्ट सर। दिन कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू, सर। बाय। Thank you, sir. थैंक यू, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.